जैसे के हवाले से फैसला अगर आया है, अदालत का फैसला है, हम कबूल करते हैं। आईनी तरमीम का मसला है, मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की। हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं हैं। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की तंजीम का इजलास हो रहा है। हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मौखर कर दिया जाए। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मौखर कर दें। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो नुमाइंदगान मौजूद हैं और उसके साथ साथ सीनियर तजज़ियाकार खालिद क़य्यूम भी इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले अब हम अपने नुमाइंदगान की जानिब चलते हैं। एक पेशावर से हमें ज्वाइन करें, दूसरे इस्लामाबाद से। नई मस्कर से बात इस वक्त नहीं हो पा रही है, टेक्निकल ग्लिचेस हैं, इस वक्त उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो ही रब्ता बहाल होगा, इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है वो तो आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त पेशावर में क्या सूरत हाल है, इस वक्त हमारे साथ विसाल यूसुफजई मौजूद हैं। विसाल, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी अली, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर कावर के इंटरचेंज पर, जहाँ पर पीटीआई के जो काफले हैं वो आना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद डीड चौक धरने के लिए पीटीआई की जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है उसके काफले पेशावर पहुँच गए हैं और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर से जो काफला इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा वो 10 बजे का टाइम दिया है और पेशावर से और खैबर के जो जितने भी काफले हैं वो यहाँ पेशावर इंटरचेंज पर ये काफले रुक कर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर इसको लीड करेंगे और ये इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। पेशावर का काफला सवाबी पहुँच कर सवाबी के जितने भी मलाकंद रीजन के और नौशहरा, चारसद्दा, मर्दान जितने भी काफले होंगे वो सवाबी आएंगे और सवाबी से ये काफले जो है वो ये इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा होंगे। जितने भी पीटीआई के वर्कर्स हैं इस मरतबा उन्होंने ये कहा है कि हमने काफ़ी तैयारी की है और तमाम मास्क और इस तरह दूसरी चीज़ें जो है वो लेकर आए हैं और पूरी तैयारी के साथ वो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। इसके साथ साथ जो काफले हैं इससे पहले मशीनरी भी जा चुकी है और वहाँ पर उनका कहना है कि जितने भी रुकावटें हैं उनको दूर किया जाएगा। तो मिसाल यही आपसे सवाल था मेरा कि बात यही की गई थी, इजलास में डिसाइड यही हुआ था कि पहले हैवी मशीनरी जो है वो पहुंचाई जाएगी ताकि कंटेनर्स वगैरह जो हैं वो उन्हें हटाया जा सके। तो क्या वो हैवी मशीनरी जो है वो पहुंच चुकी है ऑलरेडी पहले से? क्योंकि प्लान तो यही था कि पहले हैवी मशीनरी जाएगी, उसके बाद जो काफले हैं वो मूव करेंगे। इनका जो मुशीर था उनने कहा है कि जो काफले हैं इससे पहले मशीनरी जाएगी, लेकिन जब तक हम यहाँ पर आए हैं अभी तक मशीनरी तो हमने नहीं देखी है, लेकिन उनका कहना है कि मशीनरी काफले से पहले जाएगी और जितने भी रास्तों में रुकावटें होंगी उसको हटाया जाएगा। तो विशाल, ये बताइएगा कि आपको कितनी तादाद में कारकुनान नज़र आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के जो कि पेशावर से रवाना हुए हैं इस्लामाबाद के लिए? जी पेशावर अभी जो इंटरचेंज पर हम यहाँ पर खड़े हैं तो तकरीबन जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के काफले हैं वो तो आना शुरू हो गए हैं। 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर अभी मौजूद है काफलों की शक्ल में और अभी भी जो खैबर के काफले होंगे वो यहाँ पर आएंगे। इसी तरह जितने भी मेंबर सूबाई असम्बली है उनको बाकायदा कहा गया है कि हर एक बंदा 500 से 1000 तक वर्कर्स लाएंगे, तो ये काफला जो है ये बढ़ता जाएगा। जी तो विशाल, ये जो अली अमीन गंडापुर जिस काफले की क़यादत कर रहे होंगे वो पेशावर से कब तक रवाना होगा इस्लामाबाद डी चौक के लिए? जी है ना, जो अली अमीन गंडापुर जिस काफले को लीड करेंगे वो पेशावर इंटरचेंज से ही रवाना होगा। अभी जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के काफले हैं वो पेशावर इंटरचेंज पर वो रुकी हुई है और यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो कोई एहतजाज कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन अभी जो काफले हैं वो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला का इंतज़ार करेंगे और जो प्लान के मुताबिक कहा गया है कि 10 बजे यहाँ से ये काफले रवाना होंगे और सवाबी के जो
सवाबी इंटरचेंज पर जो मलाकन और दूसरे रीजन के चारसद्दा, मर्दान, नौशहर जो काफिले हैं वो इनको ज्वाइन करेंगे और फिर ये सीधा इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा होंगे। काफिलों को काफिले ज्वाइन करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा रहेंगे। विशाल, पेशावर से हमें अपडेट करने के लिए इस्लामाबाद में राब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विसेज वहाँ पर मुअत्तल हैं। खालिद कयूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तो ये बताइएगा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? ठीक ठाक है। ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है इस्लामाबाद में, और हमारे मेहमान 3 रोज़ा दौरे पर मलेशियन वज़ीर आज़म भी यहाँ पर हैं, तो ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ को जलसे जुलूस करने चाहिए? पहले भी ऐसा हो चुका है। देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान की जो संजीदा सियासी क़यादत है और ख़ास तौर पर JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और एक और आज़ाद सियासतदान हैं मोहम्मद अली दरानी, उनकी तरफ से दोनों फ़रीक़ैन को जो है वो तजवीज़ दी गई है कि एक तरफ PTI जो है, चूँकि इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम का जो है वो सरबराही इजलास इस्लामाबाद होने जा रहा है और बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के हवाले से, इस खित्ते की तरक्की के हवाले से, इस खित्ते में ख़ास तौर पर अमन के हवाले से, तो ये तजवीज़ दी गई है कि दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो अपनी जो पोजीशन है उससे पीछे हटें और PTI जो है वो अपना एहतजाज मौखर कर दे। और इसी तरह जो हुक्मरान इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो जो 26वीं आईनी तरमीम लाना चाहते हैं, जिस पर एहतजाज जो है वो PTI करना चाह रही है, तो इस हवाले से कोशिशें तो की जा रही हैं कि किसी तरह ये जो कशीदगी है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, तो इसमें कुछ कमी वाक़या है। और इसके साथ साथ जो है बैकडोर चैनल से भी रवाबत चल रहे हैं और बिलवास्ता तौर पर भी हुकूमत और PTI के बाद रहनुमाओं के दरमियान भी बातचीत हो रही है कि किसी तरह इस आज का जो एहतजाज है इसको कुछ दिनों के लिए जो है वो मौखर कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी साहब कल एक प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने तो पेशकश की, उन्होंने कहा कि अगर तो हुकूमत ये यकीन दहानी कराती है कि 23 अक्टूबर तक ये आईनी तरमीम जो है उसे डिले करेंगे 23 अक्टूबर तक, तो हम इस एहतजाज को फ़िलहाल के लिए हम भी मौखर कर देंगे। तो क्या आपको लगता है कि इन टर्म्स पे या कंडीशंस पे गवर्नमेंट मानेगी? देखिए PTI तो यही चाहती है कि 25 अक्टूबर तक जो है ये मामला जो आईनी तरमीम का है इसको लटकाया जाए, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती कि इसको जो है वो 25 अक्टूबर से आगे ले जाया जाए, क्योंकि इससे उनका जो सियासी एजेंडा है वो शायद जो है वो पूरा नहीं हो सकता। और हुकूमत इसलिए भी इस एहतजाज को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट इसलिए भी कर रही है कि आपको याद है कि PTI का जो एहतजाज है वो हमेशा D चौक के साथ जुड़ा होता है, और माजी में भी 2014 में जो PTI का D चौक में धरना था, तो इसी तरह फिर उस धरने से पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा। चीनी सदर जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे थे और CPEC जो है वो शुरू होना था, लेकिन उस धरने की वजह से, धरने के बायस जो है 1 साल तक जो है CPEC जो है वो रुका रहा। तो इस तरह जो हुकूमत है उसको एक D चौक में जब भी PTI को एहतजाज की कॉल देती है तो उनके खदशात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और दूसरा आपने जो कहा कि तो कहीं एक और धरना तो नहीं देने जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, जिस तरीके से वो कह रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो कन्फ्यूजन तो उनमें भी बरकरार है। जैसे मैंने ज़ैन कुरैशी की बात की तो उसी पर अली अमीन गंडापुरिया कहते हैं कि उनसे किसी ने रब्ता नहीं किया कि एहतजाज को मौखर किया जाए या ना किया जाए या डिले किया जाए इस हवाले से। और आपने अभी बात की कि PTI और D चौक का ताल्लुक पुराना है, तो क्या एक और धरने की तो नहीं हम देख रहे हैं? देखिए कि PTI को तो जब भी मौका मिलेगा, 1 साल बाद तो उन्हें 9 मई के बाद तो पहली बार लाहौर और इस्लामाबाद में जलसों का मौका मिला, और जलसे करने में तो वो लोग इकट्ठे करने में तो आप कह सकते हैं वो किसी हद तक कामयाब हुए हैं अपनी लीडरशिप के बगैर। लीडरशिप जेल में है। और इसी तरह फैसलाबाद में और मियाँ वाली में भी जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो कर चुके हैं। और PTI को जब भी मौका मिलेगा और जहाँ भी मौका मिलेगा वो प्रोटेस्ट भी करेंगे,
اور دھرنا دینے کی کوشش بھی کریں گے. خاص طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو نتیجہ خیز ہو سکتا ہے دھرنا وہ شہر اقتدار میں ڈی چوک میں ہی ہو سکتا ہے. بالکل. تو یہ دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئینی ترامیم پر انہوں نے مسلسل ایک موقف اپنایا ہوا ہے. اپنا موقف وہ بار بار دے رہے ہیں. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی نے عالم اٹھایا ہوا ہے آئینی ترامیم آئینی عدالت کے وہ حق میں ہیں, لیکن یہ 25 اکتوبر تک آپ کو معاملہ لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں مولانا اور حکومت کے درمیان یہ جو ایک رسا کشی جاری ہے آپ کو کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ یہ 25 اکتوبر سے پہلے بھی کوئی حل نکل سکتا ہے اس کا؟ دیکھیے یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 63 آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت جو صدارتی ریفرنس پر جو فیصلہ تھا اس کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا گیا ہے, اور اس کو جو کالعدم قرار دینے کے بعد بظاہر جو حکومت کا پلان بی ہے, میں پلان اے کی بات نہیں کر رہا, پلان اے تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اتفاق رائے سے جو ہے ایک آئینی پیکج جو ہے اس کو لایا جائے. یہ میں پلان بی کی بات کر رہا ہوں جو حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے, دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگر اتفاق رائے نہیں بھی ہوتا, مولانا سے مذاکرات معاملات طے نہیں بھی ہوتے, تو پھر بھی حکومت جو ہے اس پوزیشن میں ہوگی اس فیصلے کے بعد کہ وہ اپنا آئینی جو ترمیمی آئینی پیکج ہے وہ کامیاب کروا سکتی ہے, اس کو پاس کروا سکتی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اس حوالے سے کوئی غیر یقینی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. دیکھیے خاص طور پر آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو 2 ارکان ہیں, ارکان اسمبلی ہیں, ارکان تو پی ٹی آئی کے ٹوٹنے چاہیے اور آزاد ارکان جو ہیں وہ ٹوٹنے چاہیے. 2 ایسے ارکان جن میں ایک کا تعلق گجرات سے ہے, چودھری الیاس ان کا نام ہے, اور دوسرے جو ہیں وہ عادل خان جن کا تعلق وہ کوئٹہ سے ہیں اور نون لیگ میں شامل ہوئے تھے, لیکن آزاد اصلیت میں یہ دونوں جو ہیں وہ الیکشن جیتے ہیں, لیکن اب وہ دونوں جو ہیں اب وہ غائب ہو چکے ہیں اور ان کو برآمد کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں. اور دونوں کے خلاف جو نہلی کے ریفرنس ہیں وہ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے بھی اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی جو ہے وہ اسپیکر کو بھجوائے گئے ہیں, اور الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے وہ بھجوا دیے گئے ہیں. صحیح ہے. تو خالد صاحب یہ جو 63A کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب حکومت جو آئینی ترامیم کرنی چاہ رہی تھی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ راہ ہموار کر دی سپریم کورٹ نے ان کی, تو اب 2/3 اکثریت لے لے گی گورنمنٹ بڑے آرام سے؟ دیکھیے وہی بات میں کر رہا تھا کہ حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ تو تسلسل کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس فیصلے کے بعد جو ہے اس فیصلے کی روشنی میں وہ اپنی مطلوبہ جو تعداد ہے اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو راستہ ہے بظاہر تو وہ تو ہموار ہو گیا ہے, اور اس میں اگر جو ووٹ ہے وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ شمار نہیں ہوگا, وہ شمار ہوگا اور اس کے بعد جو ہے پھر ڈی سیٹ جو ہے وہ رکن ہوگا. لیکن پھر جو نہلی کا عمل ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح حمزہ شہباز کی جو وزارت اعلیٰ کا معاملہ ہوا تھا, جب پی ٹی آئی کے ارکان نے ان کو ووٹ دیا تو وہ فوری ڈی سیٹ بھی ہو گئے اور فوری ان کے ضمنی الیکشن جو ہیں وہ بھی اناؤنس ہو گئے. لیکن اس طرح ایسے نہیں لگتا. اب یہ ہوگا ایک طریقہ کار اختیار کیا جائے گا, اور وہ طریقہ کار بڑا طویل بھی ہو سکتا ہے کہ جس رکن نے انحراف کیا ہوگا اس کے خلاف پھر متعلقہ پارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کرے گی, پھر وہ اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی رجوع کرے گی. اگر اسپیکر 3 روز تک ریفرنس الیکشن کمیشن کو نہیں بھجواتے تو پھر خود تصور کیا جائے گا کہ الیکشن کمیشن کے پاس جا چکا ہے, لیکن الیکشن کمیشن جو ہے پھر 90 ڈیز میں فیصلہ کرے گا. وہ 90 ڈیز سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں, اس فیصلے کے خلاف آپ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں. تو پھر یہ اس طرح کی جو نہلی ہے اس کا عمل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی سال تک لٹک سکتا ہے. بالکل. تو یہ آپ کو لگتا ہے 63A پر نظر ثانی کی اپیل کی گئی, حکم نامہ آیا گیا, اور اب جو کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے حق میں تھا ایک فیصلہ جسے کالعدم قرار دیا گیا ہے,
تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے حق میں ہے یا ان کے خلاف ہے اس وقت جو اتحاد میں موجود ہیں پارٹیز؟ نہیں، یہ جو فیصلہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی پر تو بم بن کر گرا ہے. یہ حکومت کے حق میں ہے، یہ حکومت کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2022 میں یہ صدارتی ریفرنس پر یہ فیصلہ دیا گیا تو ان کی طرف سے آج تک تسلسل کے ساتھ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے، اور اس فیصلے کی نون لیگ نے بڑی قیمت بھی ادا کی ہے. اور حمزہ شہباز کی جو وزارت اعلیٰ ختم ہوئی تھی وہ اس صدارتی ریفرنس کا آئین کے آرٹیکل 63A کی جو تشریح کا فیصلہ تھا اس سے جو ہے وہ ہوئی تھی. اور اس کو اس وقت پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کو جب عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی گئی تھی تو ان کو خطرہ تھا کہ ان کے 15-20 جو ارکان ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی جو ہے یہ ریفرنس جو ہے وہ صدارتی ریفرنس جو ہے سپریم کورٹ کو بھجوایا گیا. خالد صاحب بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے.